Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, आप सब जानते हैं न्यू सीरीज स्टार्ट है थेरीज ऑफ पर्सनालिटी और इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं साइको एनालिटिकल थेरी सबसे पहले। और ये फोर्थ वीडियो है साइको एनालिटिकल थेरी की और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी बाय सिगमंड फ्रॉइड। सो व्यूअर्स, जल्दी से मैं ओवरव्यू देती जाऊं कि लाइफ ऑफ फ्रॉइड, इंस्टिंक्ट्स, द लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी, ये तीनों वीडियोस अपलोडेड हैं मेरे चैनल पे। आप चैनल पे जाके इनको देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से थ्योरी समझ आ सके। आज की वीडियो का टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एंजाइटी या थ्रेट टू द ईगो, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस होगा। The next two remaining topics are defenses against anxiety and the last is psychosexual stages of personality, जो कि अपकमिंग वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी। सो आपके लिए रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो व्यूअर्स, फ्रॉइड ने पहले लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। हम लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली हमारे अंदर साइकोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं, वो डिफरेंट लेवल्स पे ऑपरेट करती हैं और उन लेवल्स का नाम फ्रॉइड ने दिया कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। एंड अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है पर्सनैलिटी का वो अनकॉन्शियस है। उसके अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं, उसके अंदर बायोलॉजिकल फोर्सेस आती हैं और यही लेवल जो है हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है, इन्फ्लुएंस करता है, हमारे बिहेवियर्स को डायरेक्ट करता है। लेटर ऑन फ्रॉइड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा और ये ज़्यादा माना गया, ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली हमारी पर्सनैलिटी तब शेप होती है जब हम डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, जिनको फ्रॉइड ने बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स कहा है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है हमारी बायोलॉजिकल फोर्सेस, हमारे एग्रेसिव बिहेवियर, हमारे प्लेजर सीकिंग बिहेवियर और सोशल रिस्ट्रेंट्स के दरमियान। यानी कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमारे जो हैं और मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये हमेशा हमारे सामने एज अ बैरियर खड़ी रहती हैं, जो कि हमें गलत काम करने से, हमें बायोलॉजिकल फोर्सेस की इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से रोकती हैं और हमें एक्सेप्टेबल वेज दिखाते हैं। बेसिकली सोसाइटल रिस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमारे सामने एक एज अ ब्रिज खड़े होते हैं और हमें बिहेवियर को अच्छी तरह से डायरेक्ट करना होता है, सोशली एक्सेप्टेबल वेज में डायरेक्ट करके अपनी नीड्स को फुलफिल करना होता है। हमेशा याद रहे कि हमारी जो बायोलॉजिकल फोर्सेस है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, वो हमेशा हमारी नीड्स पे फोकस करती हैं, लेकिन सोसाइटल रिस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो हमें एक्सेप्टेबल वेज दिखाते हैं कि हमें कौन सा बिहेवियर किस तरह से शो करना है। सो फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक स्टेबल पर्सनैलिटी तभी डेवलप होती है जब इंसान प्रॉपरली अपनी नीड्स को एक्सेप्टेबल वेज में फुलफिल करता है। और फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हमारे थ्री इंटरेक्टिंग सिस्टम्स के थ्रू इंटर होते हैं, जिसको फ्रॉइड ने इड, ईगो और सुपर ईगो का नाम दिया है। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है द इड, जिसका जो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है इट। फ्रॉइड ने इसको रिजर्वर ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड लिबिडो कहा है, यानी इंस्टिंक्ट्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं, और लिबिडो बेसिकली साइकिक एनर्जी है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली यहीं पे इंस्टिंक्ट्स पाए जाते हैं, इसी के पास साइकिक एनर्जी होती है। यानी इड जो है वो स्टोर हाउस है इंस्टिंक्ट्स का और एनर्जी का। फ्रॉइड ने इसको पावरफुल स्ट्रक्चर कहा है क्योंकि ये बाकी दो कंपोनेंट्स यानी ईगो और सुपर ईगो को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फ्रॉइड ने कहा है सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है, यानी बाय बर्थ जो है हम कह सकते हैं कि इड मौजूद होता है इन्फेंट्स में, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ईगो और सुपर ईगो डेवलप होती है। फ्रॉइड ने कहा है कि इड इज प्रेजेंट इन इन्फेंट्स एंड कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल इम्पल्सेस, यानी इड जो है वो फोकस किस पे करती है, बायोलॉजिकल इम्पल्सेस में। यानी एक बेबी की एग्जांपल आप ले लें, उसका फोकस क्या होता है, अपनी नीड्स को फुलफिल करना, यानी उसे खाना पीना है, ज़्यादा फोकस उसका खाने पीने पे ही होगा।
और टू एलिमिनेट वेस्ट, या फिर अवॉइड पेन टू गेन प्लेयर, यानी प्लेयर सीकिंग बिहेवियर ही हम इन्फेंट्स का देखते हैं, उसके अलावा उसका कोई कंसर्न नहीं होता। इसके अलावा फ्रॉइड ने कहा है इट जो है वो इंटायरली अनकॉन्शियस होता है। ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टिंक्ट्स का रिजर्वायर है या स्टोर हाउस है, तो ऑब्वियसली इट जो है वो इंटायरली अनकॉन्शियस है। इट टोटली ऑपरेट करता है प्लेयर प्रिंसिपल पे, यानी कि इट का फोकस होता है कि हमेशा से नीड्स की ग्रेटिफिकेशन हो या नीड्स की फुलफिलमेंट हो, और वो इमीडिएट हो यानी उसी वक्त हो, ताकि पेन को अवॉइड किया जाए और प्लेयर गेन किया जाए। फ्रॉइड ने मज़ीद दो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे इट के अंडर, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन और प्राइमरी प्रोसेस हैं। रिफ्लेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एक बेसिक एक्शन है जिसमें ब्लिंक ऑफ आई आ जाता है, जर्क्स आ जाते हैं, सडन मूवमेंट्स आ जाते हैं, जो कि इन्फेंट्स यूटिलाइज करते हैं ताकि टेंशन को रिलीज किया जा सके। मतलब हम कह सकते हैं दीज आर बाय बर्थ रिफ्लेक्स एक्शंस, और यही क्यों ऑपरेट हो रहे हैं, ये इट की वजह से ऑपरेट हो रहे हैं ताकि टेंशन को रिलीज किया जाए। सेकंड प्रोसेस फ्रॉइड ने कहा है इट जो है वो प्राइमरी प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक बच्चा जो है वो इमेजरी फॉर्म में अपनी नीड्स को फुलफिल करता है ताकि टेंशन को अवॉइड कर सके, टेंशन रिलीव हो सके। जिसमें फ्रॉइड ने एग्जांपल दी है कि समटाइम्स चाइल्ड डेवलप्स मेंटल पिक्चर्स ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट्स, ताकि वो हैप्पी हो सके और अपनी उस टाइम की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। लेकिन क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस आपको क्या कह सकते हैं लंबे अरसे के लिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, आपकी नीड्स पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए सेकेंडरी प्रोसेस जो है वो जनरेट होता है, जो कि हम ईगो में डिस्कस करेंगे। सो इन शॉर्ट फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली दो ऐसे प्रोसेस हैं जो इट के अंडर हैं, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन है और प्राइमरी प्रोसेस है। और प्राइमरी प्रोसेस में इमेजरी आती है, जिसमें एक बच्चा इमेजिनरी तौर पर अपनी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है ताकि इट को सेटिस्फाई कर सके ऑन टेम्परेरी बेसिस। द सेकेंड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज द ईगो, जिसका मतलब है आई। उसको एज अ सेल्फ भी हम एज सेल्फ भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। ईगो मीन्स सेल्फ और आई। फ्रॉइड ने कहा है कि ईगो तभी डेवलप होती है एक चाइल्ड में जब वो रियलिटी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है कि हाँ जी मेरी नीड्स इमीडिएटली फुलफिल नहीं हो सकती, और देयर आर सर्टन इम्पल्सेस विच आई विल शो एंड आई विल गेट पनिशमेंट। कि कुछ बिहेवियर्स मतलब जिद्दी पन अगर एक बच्चा दिखाता है तो उसको पता है कि फिर लेटर ऑन मुझे पनिशमेंट भी मिल सकती है, वो रियलिटी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं at midnight if a child is asking for an ice cream or any toy that he want to play with, so at midnight it is not possible for parents to buy that toy or to buy an ice cream. So इस situation में parents उसे scold करते हैं, sometimes he can even get the minor punishment, और उसके साथ साथ उसको समझाते हैं कि it is not possible because it is midnight। ठीक है, और कल तक आपकी ये बात पूरी की जाएगी या विद इन वीक आपके लिए टॉयज लाए जाएंगे। सो इस तरह से एक चाइल्ड जो है वो रियलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि ठीक है मेरी हर बात उसी वक्त पे नहीं मानी जा सकती, आई हैव टू वेट। और फ्रॉइड ने कहा है कि जैसे ही चाइल्ड ग्रो करता है वो सीखता जाता है कि मेरी नीड्स जो हैं वो किस तरह से पूरी हो सकती है और उनको पोस्टपोन करना है मुझे, और इंटेलिजेंटली और रैशनली वो हर दुनिया के बारे में परसेप्शन बनाने लग जाता है और अपनी जजमेंट जो है वो अच्छी रखने लगता है, रैशनली सोचने लगता है। फ्रॉइड ने कहा है ईगो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी एक पर्सन अलर्ट होकर प्रेजेंट मोमेंट में देखकर बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। और फ्रॉइड ने कहा है कि ईगो को आपने हमेशा याद रखना है, ईगो इज़ रिलेटेड विद रियलिटी प्रिंसिपल। ये वही एस्पेक्ट है हमारी पर्सनैलिटी का जो हमें रियलिटी के साथ इंटैक्ट रखता है। हाँ जी, क्या चीज़ हम अपनी पूरी कर सकते हैं, कौन से अनएक्सेप्टेबल वेज हैं, कौन से एक्सेप्टेबल वेज हैं जिसमें मेरी नीड्स पूरी की जा सकती हैं। और रियलिटी प्रिंसिपल क्या करता है, जितनी भी ग्रेटिफिकेशंस
होती हैं उनको डिले करता है, ताकि जो भी सिचुएशन बनती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब प्रॉपर होंगी तभी नीड्स पूरी होंगी। एक बच्चा सीख जाता है कि व्हेन माय फादर वुड गेट हिज पे, तभी वो मेरे लिए ये चीज़ ला सकते हैं। तो ये इन्फेंट्स में नहीं होगा, ये लेटर ऑन 4 to 5 ईयर्स हम कह सकते हैं, या 3 to 5 ईयर में हम कह सकते हैं कि ईगो एक्टिव हो जाती है चाइल्ड में, क्योंकि वो रियलिटी को समझना शुरू कर देता है कि मेरी नीड्स जो हैं वो प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए ही पूरी होंगी, इमिडिएटली नहीं होंगी। और ईगो का क्या काम है? टू मिनिमाइज एंजाइटी को ख़त्म करना, क्योंकि इड हमेशा से कह रही होती है ये चीज़ चाहिए, ग्रेटिफिकेशन चाहिए हर नीड की, लेकिन ईगो जो है बेसिकली फुलफिल सारी जो है नीड्स करेगी, लेकिन एक्सेप्टेबल वेज में करेगी, ताकि ईगो को भी सेटिस्फाई, ताकि सुपर ईगो को भी देखा जा सके और इट की भी नीड्स को भी फुलफिल किया जा सके। यानी ये एज अ ब्रिज काम करती है बिटवीन इट एंड सुपर ईगो। दो और कॉन्सेप्ट फ्रॉइड ने ईगो के अंडर एक्सप्लेन किए, जो कि पहला है सेकेंडरी थॉट प्रोसेस एंड सेकेंड इज रियलिटी टेस्टिंग। हमने प्राइमरी थॉट प्रोसेस पढ़ा है इड में, जिसके अकॉर्डिंगली फ्रॉइड ने कहा है कि बच्चे इमेजिनरी अपनी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो प्रॉपर पिक्चर्स जो हैं वो इमेजिनरी देख रहे होते हैं, जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है। दैट कैन बी एनी एडिबल थिंग, खाने पीने की कोई चीज़ हो सकती है, कोई टॉयज़ हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उससे टेम्परेरी आपको सेटिस्फेक्शन हो सकती है, एक चाइल्ड को टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन हो सकती है, परमानेंटली वो सेटिस्फाई नहीं होता, इसी वजह से सेकेंडरी थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जब एक चाइल्ड रैशनली अपनी नीड्स को और एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है और मेच्योर होकर चीज़ों को टैकल करना शुरू होता है, तो सेकेंडरी प्रोसेस कहलाता है, जिसमें वो समझ जाता है कि मेरी ग्रेटिफिकेशंस इमीडिएटली इंस्टेंटली पूरी समटाइम्स नहीं हो सकती, जिसके लिए मुझे थोड़ा डिले करना पड़ेगा, थोड़े अच्छे टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके साथ साथ रियलिटी टेस्टिंग की अगर बात करें तो जब एक बच्चे में ईगो डेवलप हो जाती है और ईगो फोकस करती है कि किस तरह से प्रैक्टिकल वेज ढूंढे जाएं नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और क्या मेरा कौन सा बिहेवियर मेरा अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसके साथ साथ मेरी कौन कौन सी नीड्स अभी पूरी हो सकती हैं और कौन सी बाद में हो सकती हैं। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अ बेबी गर्ल ऑफ 4 years in a market, and she wanted to buy an expensive Barbie doll house, but she can't buy because she knows that her father cannot afford that expensive Barbie doll house, but yes she can buy a Barbie doll। तो यहाँ पे क्या हुआ, she is satisfying her needs और impulses, बट उनको प्रैक्टिकल वेज में देख रही है कि कौन सी चीज़ अभी पॉसिबल है और कौन सी वो लेटर ऑन बाय कर सकती है आफ्टर सेविंग सम मनी और आफ्टर द बेटर इकोनॉमिकल कंडीशंस और फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ हिज फादर। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमेशा ईगो जो है वो इट की डिमांड्स को, रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड को और डिमांड्स ऑफ सुपर ईगो को मीडिएट करती है, ये एज अ ब्रिज काम कर रही होती है। और फ्रॉइड ने ईगो को रैशनल मास्टर कहा है कि ये रैशनली चीज़ों को टैकल करती है। और हमेशा याद रखिएगा ईगो का ये काम नहीं है कि जितनी भी नीड्स हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, उनको सेटिस्फेक्शन नीड्स की फुलफिलमेंट ना की जाए, बल्कि ईगो हमेशा इट की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक्सेप्टेबल वेज में। उसके साथ साथ सुपर ईगो की डिमांड्स को भी देखेगी, दोनों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ईगो जो है वो इट की डिमांड्स को पूरा ना करे। देयर इज़ नो ऑप्शन, यानी कि उसने डिमांड्स तो पूरी करनी है, लेकिन उसने खुद रास्ता देखना है, कौन सा एक्सेप्टेबल वे है जो मुझे अलाउ करता है मेरी नीड्स को पूरा करने में। फ्रॉइड ने एक कोट लिखा था, ईगो इज़ लाइक अ राइडर ऑन अ हॉर्स। एक राइडर जो है वो हॉर्स को कंट्रोल करता है, और हॉर्स बेसिकली क्या है फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे फ्रॉइड ने हॉर्स को इट का नाम दिया है, यानी समटाइम्स हॉर्स को अपर हैंड मिल जाता है, ऑफन अ राइडर इज obliged टू गाइड वेयर इट वांट्स टू गो, और कभी कभार
राइडर उसको गाइड करता है कि कहाँ उसने जाना है। लेकिन ज़्यादा अपर हैंड हम किसको देंगे? ज़्यादा अपर हैंड बेसिकली राइडर को होता है। सो कह सकते हैं कि ईगो कंट्रोल कर रही है सारे हमारे बिहेवियर्स को, और रियलिटी टेस्टिंग के बाद सेकेंडरी थॉट प्रोसेस जब जनरेट हो जाता है तो ओवरऑल एक बच्चा सीख जाता है कि मेरी नीड्स कब पूरी हो सकती हैं, कब नहीं। And the last one is the superego. With the passage of time और with the passage of child development हम कह सकते हैं कि third component of personality develop होता है जो कि है superego, और इसको हम conscience से या ज़मीर से भी relate कर सकते हैं because it focuses on moral control। ठीक है, सुपर ईगो हमें बताता है क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। इट जजेस वेदर द एक्शन इज राइट और रॉन्ग। इसके साथ साथ याद रखना है 5 to 6 ईयर जो है 5 to 6 ईयर ऑफ एज है, उसी में मॉरल साइड ऑफ पर्सनैलिटी एक बच्चे की डेवलप होती है। जब पेरेंट्स सिखाते हैं मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, आइडियल्स के बारे में, जब एक बच्चा अच्छा कोई काम करता है उसकी तारीफ़ की जाती है, उसको डिफरेंट एग्जाम्पल से रिलेट करके समझाया जाता है, और अगर कोई बुरा बिहेवियर है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं शो किया जाता तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। सो थ्रू प्रेज, थ्रू एग्जाम्पल्स एंड थ्रू पनिशमेंट्स एक चाइल्ड की मॉरल साइड जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ पेरेंट्स जो हैं वो बताते हैं व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। कौन सा बिहेवियर सबके सामने एक्सेप्टेबल है, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, शुड्स एंड शुडंट्स, ये सारा हमारे पेरेंट्स हमें फ्रॉम द चाइल्डहुड सिखा रहे होते हैं कि ये चीज़ इस तरह से बात करना अच्छा है, इस तरह से बात करना बुरा है, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या नहीं। इस एज में 5 to 6 ईयर ऑफ एज में सेल्फ कंट्रोल की जगह पेरेंटल कंट्रोल आ जाता है। यानी एक बच्चा जो पहले इड पर टोटली डिपेंडेंट होता है, यानी इड उस पर ज़्यादा होल्ड कर रही होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम पेरेंटल कंट्रोल आ जाता है। यानी कि आप खुद जो है वो बहुत सी चीज़ें नहीं कर सक रहे होते हो और ना ही कर सकते हो, इंस्टेड आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने कौन सा बिहेवियर शो करना है, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं है। जब एक बच्चा प्रॉपरली पेरेंट्स के कहने पर या पेरेंट्स की प्रॉपर बताए जाने पर सोसाइटल वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करता है, उनको समझने की कोशिश करता है, तो यहीं से उसकी पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाती है, जिसको फ्रॉइड ने इंट्रोडक्शन का नाम दिया है। यानी पहले फ्रॉइड एक बच्चा ये ना समझे कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों डांट रहे हैं या मुझे क्यों सिखा रहे हैं, तो उस टाइम पर एक एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो बच्चों में आ सकता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो ये लर्न कर लेते हैं कि हाँ ये बिहेवियर्स और ये वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनलाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो फ्रॉइड ने कहा तब पर्सनैलिटी बनना शुरू होती है, जिसमें इंट्रोडक्शन का नाम है। और इसमें पेरेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब इट डिपेंड्स ऑन पेरेंटिंग कि एक बच्चे का बिहेवियर कैसा डेवलप हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है। तो फ्रॉइड ने इस प्रोसेस को इंट्रोडक्शन कहा है। अगर सुपर ईगो की नीड्स को या डिमांड्स को फुलफिल ना किया जाए प्रॉपरली तो सुपर ईगो एंजाइटी प्रोड्यूस करती है। सुपर ईगो वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल, मॉरल वैल्यूज़ पर काम करती है, हमें हमेशा यही बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली सुपर ईगो की मजीद 2 डिविजन्स हैं, जिसको पहली को कंसाइंस का नाम दिया है, दूसरी को ईगो आइडियल। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जब एक बच्चा प्रॉपरली इंटरनलाइज कर लेता है कि कौन से बिहेवियर्स पनिशेबल हैं, यानी इन पे मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, ये बुरे बिहेवियर्स हैं, तो इसी दौरान उसकी कंसाइंस डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसका ज़मीर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसको समझ आ जाती है अच्छा दीज आर द बैड बिहेवियर्स जो कि मुझे नहीं करने। मुझे किसी को स्कोल्ड नहीं करना, बगैर पूछे किसी की चीज़ नहीं उठानी, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना, अगर मैं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और उसको मिली होती है और उसी से वो रिलेट करके वो लर्न कर रहा होता है कि येस दीज आर द डोंट्स और मुझे फ्यूचर में ये परफॉर्म नहीं करने। द नेक्स्ट इज ईगो आइडियल। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जब एक बच्चा प्रॉपरली आइडियल बिहेवियर्स को लर्न कर जाता है कि अच्छा जब मैंने ये बिहेवियर शो किया था, मेरे फादर ने मेरी मदर ने मुझे प्रेज किया था, मुझे एडमायर किया था, इवन मुझे रिवॉर्ड भी दिया था, तो मुझे यही बिहेवियर्स करने हैं शो। फॉर एग्जांपल एक बच्चा सीख जाता है कि वो अच्छे मार्क्स लेगा तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको
पेरेंट्स जो हैं वो उसको रिवॉर्ड देंगे, टॉयज़ एज अ गिफ्ट देंगे अगर वो स्टडीज़ में कंसंट्रेट करेगा, स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करेगा। अलॉन्ग विद दैट वो ये सीख जाता है कि बगैर पूछे किसी की चीज़ नहीं उठाई थी और मैंने किसी की चीज़ किसी को वापस कर दी थी जो कि मुझे मिली थी। सो इस सिचुएशन में बच्चा लर्न कर रहा है कि अच्छा ये बिहेवियर्स पे मेरे पेरेंट्स मुझे प्रेज़ करते हैं और यही एक्सेप्टेबल हैं, तो वो वहाँ पे उसकी ईगो आइडियल कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली डेवलप हो जाता है, जो कि फ्रॉइड ने कहा है कि दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ सुपर ईगो। सो व्यूअर्स, टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। फ्रॉइड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंट किए जो कि हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड प्लेयर प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर एंड सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल रिलेट कर लूँ ताकि आपको अच्छे से ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ सकें। लेट्स एज्यूम एक चाइल्ड है, उसके फ्रेंड ने एक बहुत अच्छी और एक्सपेंसिव साइकिल बाय की है, ख़रीदी है, या उसके पेरेंट्स ने लेके दी है। अब एक बच्चा जो है वो ये सोचता है कि मुझे भी इसी तरह की साइकिल लेनी है और इड उस टाइम पर एक्टिव होकर उसको स्टेटमेंट्स देती है कि येस यू हैव टू बाय दिस बाईसाइकिल इंस्टेंटली, इमीडिएटली, और तुम्हें ख़रीदनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करना चाहिए। ईगो कहती है कि नो, you have to wait, you know that your father has faced financial loss in last month, तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, you have to wait until the better time comes। और इसके साथ साथ सुपर ईगो कहती है डोंट गो फॉर एनी इलीगल मीन्स और रॉन्ग मीन्स, और थोड़ा सा वेट करो, और वैसे भी पेरेंट्स को इस तरह से तंग करना अच्छी बात नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस तरह से मॉरल वैल्यूज़ पे सुपर ईगो फोकस करती है। अब अगर ईगो डोमिनेट रहती है तो रियलिटी में रह के बच्चा जो है वो अपनी नीड्स को डिले कर लेता है, लेकिन सम टाइम्स क्या होता है कि कुछ बच्चे अनफेयर मीन्स की तरफ भी जा सकते हैं, तो वी कैन से दैट उसने सुपर ईगो की को ज़्यादा फोकस किया या उसकी बात को ज़्यादा अडॉप्ट किया। दो प्रोसेस फ्रॉइड ने एक्सप्लेन किए हैं इट के अंडर, जिसमें रिफ्लेक्स सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी प्रोसेस जिसमें इमेजिनरी बच्चा अपनी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है टेम्प्रेरी बेसिस पर। फिर सेकेंडरी प्रोसेस जब वो प्रॉपर रैशनली चीज़ों को समझता है, रियलिटी टेस्टिंग मतलब कि वो प्रॉपर प्रैक्टिकल वेज ढूंढता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और मोरालिटी प्रिंसिपल में सुपर ईगो पे हमने पढ़ा कंसाइंस और ईगो आइडियल के बारे में, जब बच्चा प्रॉपरली लर्न कर लेता है व्हाट आर द डोंट्स, और ईगो आइडियल में जब बच्चा लर्न कर लेता है व्हाट आर प्रेजेबल बिहेवियर्स, एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स जिन पे मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है और जिस पर मेरी तारीफ हो सकती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है एंजाइटी एंड इट्स टाइप्स बाय सिगमंड फ्रॉइड, जिसमें टाइप्स ऑफ एंजाइटी हैं और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू गेट मोर ग्रिप ओवर साइकोएनालिटिकल अप्रोच, आपको पूरी सीरीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। I have seen 60% people or viewers just watch the video and they don't subscribe the channel, तो आप चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।